आई लव यू। खौफ से आंखें नीचे दुरफशा की लड़ती आवाज सुनकर शमशेर खान ने लैपटॉप से नजरें हटाई तो वो उल्टे कदमों वापस भागी। दुरफशा का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। सीनियर्स ने उसकी रैगिंग शुरू कर दी और धमकी दी कि शमशेर खान के सामने जाकर मोहब्बत का इजहार करे वरना एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। वो मासूम इनकी बातों में आ गई, इस बात से अनजान कि शमशेर खान कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि एक गैंगस्टर था जिसे यूनिवर्सिटी की इंतजामिया भी खौफ खाती थी। वो इस छोटी सी लड़की की जुर्रत पर मुस्कुराया था। जामी, आज से तुम इस लड़की के बॉडीगार्ड हो, ख्याल करना कोई इससे तंग न करे, वो खोए हुए लहजे में कहता दुरफशा को जाता देख रहा था। जिया साहब के ऑफिस में बैठे हुए इसे तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके थे। कमरे में गहरी खामोशी थी। बस वक्त गुजारी के लिए वो जिया साहब के लैपटॉप को छेड़ रहा था। टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा, एक हाथ का अंगूठा और उंगलियां थोड़ी के नीचे जमाए दूसरे हाथ से बेमकसदी छेड़खानी कर रहा था। इस सन्नाटे में उसकी पुश्त पर खड़ा हुआ जामी जैसे अपनी सांस को भी रोके हुए था। ये जिया साहब की खुशनसीबी थी या इसकी दीदा दलेरी जो वो पिछले 20 मिनट से उनका इंतजार कर रहा था। वरना इंतजार और शमशेर खान दो ऐसे नाम थे जो कभी एक साथ नहीं लिए जा सकते थे। दरवाजे के पास नस्ब नीम प्लेट पर प्रोफेसर डॉक्टर जिया साहब जगमगा रहा था। वो यहाँ आने से पहले इन्हें इन्फॉर्म कर चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा। कमरे में हैवी परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। उसने निगाहें मोड़कर जामी को देखा और फिर अपने हाथ में पहनी हुई महंगी घड़ी को। टाइम सरकता जा रहा था और इसे कोफ्त होने लगी। बेजारी इसके तासुरात से छलक रही थी और ऐन उसे लम्हे ऑफिस के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसके तासुरात में जरा बराबर फर्क नहीं आया। कोई थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था और कुछ ही देर के बाद दो सहमी सहमी आंखें वाजे हुई और फिर पलक झपकते ही वो चेहरा भी नमूदार हुआ जिसे देखते ही वो जरा चौंका था। 20-22 साल की लड़की का मासूम सा चेहरा, सर पर नफासत से लिया हुआ दुपट्टा, हाथ में पकड़ी हुई किताबें जो उसने अपने सीने पर लगाकर इन्हें हाथ का सहारा दे रखा था। चेहरे की उड़ी उड़ी रंगत, गुलाबी कपकपाते होंठ और मखरूती आंखों की लर्जिश। वो दिलचस्पी से न जाने कितनी देर उसके चेहरे को देखता रहा। आज जो भी हो रहा था खिलाफे मामूल हो रहा था। उसकी मौजूदगी में जिया साहब के कमरे में आने की इजाजत किसी को नहीं होती। इन दोनों की मुलाकात हमेशा ही पर्सनल मामलात पर होती थी और इस दौरान ना ही कोई बाहर से अंदर आता और ना ही कोई अंदर से बाहर जाता। इस यूनिवर्सिटी की इंतजामिया इसे बहुत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन इस लड़की की आमद गैर मतवक्को थी। दिलचस्पी से इसे देखते हुए इसने गर्दन को एक जानिब ढलका दिया और अंदर आने वाली लड़की, जिसका चेहरा गुलाबी रंग के दुपट्टे के हाले में दमक रहा था, कुछ देर तजब्जुब का शिकार खड़ी रही और फिर अपने कपकपाते हुए कदम उठाकर करीब चली आई। अस्सलाम वालेकुम जिया सर। जामी ने चौंक कर इस लड़की के चेहरे को देखा था, जबकि शमशेर खान की नजरें तो एक लम्हे के लिए भी नहीं झपकी। वो तो मुसलसल इसके चेहरे को देखे जा रहा था और शायद यही चीज इस लड़की को कंफ्यूज कर रही थी। इसके जिया साहब कहने पर ही इसे अंदाजा हो गया कि वो लड़की ना ही इससे वाकिफ है और ना ही जिया सर से। शायद वो यहाँ पहली बार आई है जो इसके सामने इस कदर उड़ी हुई रंगत के साथ खड़ी है। वालेकुम अस्सलाम, इसने जेरे लब दोहराया। सरगोशी सिर्फ इसके कानों तक महदूद रही। इसने घबराकर गर्दन को इधर उधर मोड़ कर देखा, जैसे कुछ खौफजदा हो या फिर कुछ कहने की हिम्मत कर रही हो, और फिर अगले लम्हे इसने जोर से अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो सर, आई लव यू। वो हैरत ज़दा रह गया जो कुछ भी था, लेकिन वो इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। हैरानगी इसके चेहरे से नहीं उभरी, लेकिन दिलचस्पी इसकी निगाहों से। सुर्ख चेहरे के साथ वो पलटी और फिर भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। इसका लंबे बाल कमर पर लहराते चले गए। वो यकटक इससे देख रहा था। जिंदगी में पहली बार इसने किसी की गैर मौजूदगी में भी किसी की मौजूदगी को महसूस किया था। वो हसीन से हसीन चेहरे दूसरी मर्तबा ना देखने वाला शख्स इस मासूम सी लड़की को मबहूत होकर देखता रह गया।
ضیاء صاحب کمرے میں داخل ہوئے. انہوں نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا. ہلکا سا مسکراتے ہوئے وہ معذرت خواہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے ضروری کام کے متعلق آگاہ کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا. آپ سن رہے ہیں شمشیر خان، میں آپ سے مخاطب ہوں. جی نہیں. وہ پہلی مرتبہ اس قدر گڑبڑا گیا کہ خفت اس کے چہرے پر نمایاں ہو گئی. اگلے لمحے اپنی شال کو کندھوں پر درست کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا. ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا ضیاء صاحب، میں پھر کسی روز آپ سے ملاقات کرنے آؤں گا. اور ضیاء صاحب دیر تک اس کا چہرہ دیکھتے رہے. از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے. جی بہت ضروری کام ہے، اب اس کی طرف نکلنا ہے، مجھے اور آپ کا انتظار ہے کرتے. ویسے بھی مجھے کافی دیر ہو گئی تھی. اس کا مقصد انہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا، وہ اس کی ذات سے بہت اچھی طرح واقف تھا، سو وہ بھی کھلے دل سے مسکرا دیے. ٹھیک ہے، پھر کسی روز فلیٹ پر آ جانا. وہ ہلکا سا اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے دوبارہ ہاتھ ملا گئے اور لبوں کا کونا کھینچ کر بامشکل مسکراتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آیا. جامی اس کے پیچھے پیچھے تھا. اس یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہوئے اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا. یہاں نہ بے مقصد نہیں با مقصد تھا، لیکن یہاں سے وہ جو کچھ لے جا رہا تھا وہ عجیب تھا. عجیب سے بھی عجیب تر. ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے جامی نے ایک بار اس کے چہرے کو دیکھا. مجھے لگ رہا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے خان سائیں. جامی وہ نام تھا جو اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا، اتنا اچھی طرح کہ شاید ہی کبھی کسی نے اسے اتنی باریک بینی سے جانا ہو. اس نے لائٹر سے سگریٹ سلگا کر لمبے کش کو کھینچ کر دھواں گاڑی میں اڑا دیا. ٹھیک کہتے ہو جامی، مجھے بھی لگتا ہے. جامی کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھی. اس کے بارے میں مجھے سارا بایو ڈیٹا نکال کر دو، مجھے کل ہر حال میں پتہ لگ جانا چاہیے. وہ کون ہے خان سائیں؟ وہ حیران ہوا تھا، لیکن اس سے زیادہ کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی. وہ ٹھاٹ بھاٹ رکھنے والا شخص جس کے خوف سے نہ جانے کتنے اپنے رازوں کو اگل دیتے، وہ ایک لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا. وہ کبھی اتنا دل پھینک واقع نہیں ہوا، لیکن اس لڑکی میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا. شمشیر خان انڈر ورلڈ کا ایک نیا اور ابھرتا ہوا نام جس کی دھاک چاروں طرف بیٹھ گئی تھی. انڈر ورلڈ کے بڑے سے بڑے ڈان کو اپنی پوزیشن کا خطرہ تھا. وہ نام ایسا نام تھا جو چند ہی دنوں میں بڑے بڑے خطرناک لوگوں میں لیا جانے لگا، اور اس کا انداز ایسا تھا کہ کوئی کتنا بھی دلیر ہوتا اسے شمشیر خان کے سامنے سر جھکا کر بیٹھنا پڑتا. کتنوں کی آنکھوں میں وہ بری طرح چبھا، کتنے اس سے دشمنی مول لے چکے تھے اور کتنے ہی ایسے تھے جو اس کی ایک نظر کے منتظر تھے. کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر جامی اندر داخل ہو گیا. بہتر سے بہترین موڈ میں صرف جامی کو ہی اجازت تھی اس کی ذات میں ایک حد تک مداخلت کرنے کی، لیکن حد سے زیادہ نہ ہی وہ کبھی بڑھا اور نہ ہی کبھی اس نے بڑھنے دیا، جبکہ باقیوں کو اتنی بھی اجازت نہیں تھی. شرٹ لیس وجود کے ساتھ وہ بالکنی میں کھڑا تھا. پورے چاند کی رات میں اس کا حسین چہرہ جگمگا رہا تھا. بال بے فکری سے ماتھے پر پڑے تھے، کاٹدار لب، گھنی مونچھیں اور تراشدار داڑھی، چمکتی ہوئی بھوری آنکھیں، ہاتھ میں پہنی ہوئی فیروزے کی بھاری انگوٹھی جس میں ہلکی ہلکی دراریں اس سے نمایاں کرتی. آج تک کسی نے اس کے ہاتھ سے اتری ہوئی اس انگوٹھی کو نہیں دیکھا تھا. وہ اس کا لکی چارم تھی جو ہمیشہ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں جگمگاتی رہتی. جمال حسن نے پارٹی میں مدعو کیا ہے. پارٹی رات دیر تک جاری رہے گی. موسیقی اور رقص کا بھی انتظام ہے. آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں خان سائیں؟ حالانکہ وہ اسے ایک بار پہلے بھی آگاہ کر چکا تھا اور وہ رضامندی بھی ظاہر کر چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اجازت طلب کر لی. نہیں، ایک کپ چائے پیوں گا اور اس کے بعد میرے کمرے میں آنے سے اجتناب کرنا، اس نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا. آواز بالکل آہستہ تھی لیکن اندھیرے میں گہرے سناٹے کو چیر رہی تھی. جامی سر جھکا کر پیچھے قدم اٹھانے لگا اور پھر جانے اس سے کیا سوچی. ایسا کرو، اگلے 1 گھنٹے میں سب کچھ ریڈی کرو. دینا میں تیار ہوں، میں آ جاؤں گا. جامی ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر جھکا کر پلٹ گیا. یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. اس کے بدلتے اور بگڑتے ہوئے موڈ سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا. ایک لمحے میں فیصلہ بدل لینے والا شخص جسے وہ برسوں سے جانتا تھا اور اس وقت اس کے دل کی ابتر حالت سے بھی واقف تھا. اس کے دل میں پھیلی ہوئی بے ترتیبی بے وجہ نہیں تھی.
اس لیے وہ جمال حسن کی محفل بھی اس کے لیے اکتاہٹ کا باعث بن چکی، ورنہ ایسی محفلوں کا دلدادہ وہ بڑے ہر شوق نگاہوں سے ان میں شرکت کر کے پوری محفل کو لوٹ لیا کرتا، اور پھر جمال حسن نے تو اسے خصوصی طور پر انوائٹ کیا ہوا تھا۔ کل اس کے یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور کل کا ہی دن اس کے لیے منحوس ترین تھا۔ وہی ہوا جس سے وہ خوف کھاتی تھی، سینئرز کی ریگنگ، اور یہ چیز پہلے سے خوفزدہ کر رہی تھی۔ نہ جانے اس نے داؤد کا کتنا سر کھا لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ضیاء صاحب کے کمرے میں انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ میں انہیں آئی لو یو کہہ کر آؤں۔ یہ بات اس کے ذہن سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ واپسی پر وہ سارا راستہ داؤد کو یہی بتاتی آئی، اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا نا، اب ختم کرو بات کو، سر جھٹک کر میری جانب توجہ دو۔ داؤد بے وجہ ہی شوق ہوا، سرخ رنگت کے ساتھ اس نے چہرہ جھکا لیا۔ داؤد کے نام سے وہ بچپن سے منسوب تھی اور داؤد کے بابا یعنی اس کے چچا سکندر صاحب اس کے سرپرست تھے۔ بچپن میں اس کے بابا کا انتقال ہو گیا اور اس کی ماں کے لیے پہاڑ جیسی جوانی کو لے کر زندگی گزارنا مشکل تھا، سو اس کے چچا نے کھلے دل کے ساتھ انہیں اجازت دے دی کہ اگر وہ چاہیں تو اپنا گھر بسا کر جا سکتی ہیں، کبھی کبھار آ کر اپنی بیٹی سے مل لیں، لیکن اس طرح اس کی ذمہ داری کے لیے ساری زندگی گزار دینا کوئی دانش مندی نہیں۔ سو انہوں نے بھی اپنے لیے ہم سفر کا انتخاب کر لیا۔ ویسے تو وقار صاحب سے انہوں نے محبت سے شادی کی تھی اور ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ تھا جسے لوگ رشک بھری نظروں سے دیکھتے، لیکن جو خدا کو منظور ہو وہی ہوتا ہے۔ دوسری بار شاید جلد بازی میں انہوں نے اپنا ہم سفر چننے میں غلطی کر دی، اور ذوالقرنین ایک ایسا شخص تھا جس نے شادی کے دوسرے ہی ماہ اپنی اوقات دکھانا شروع کر دی۔ وہ ذوالقرنین کے ساتھ دوسرے شہر میں مقیم تھی، لیکن انہیں اجازت نہیں تھی کہ اپنی بیٹی سے ملنے کی۔ کبھی کبھار وہ آ کر مل لیتی تو کبھی کبھار ذوالقرنین صاحب سے چھپ چھپا کر وہ اپنی ماں سے ملنے چلی جاتی، لیکن اس سے کوئی شوق نہیں تھا اپنی ماں کے لیے بے وجہ مشکلات کھڑی کرنے کا، سو اپنی زندگی میں مست اور مگن ہو کر اپنا دل بہلاتے ہوئے تھی۔ وقار صاحب کے انتقال کے بعد سائمہ بیگم کی رضامندی سے رشتہ طے ہو گیا اور سکندر صاحب نے زبان دے دی کہ وہ داؤد سے منسوب ہو چکی ہے اور ٹھیک وقت آنے پر وہ اسے اپنے گھر کی بیٹی بنا لیں گے۔ سکندر صاحب کی 3 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا داؤد، چھوٹی سہرش اور اس سے چھوٹا تیمور۔ سب کے ساتھ اس کی بڑی گہری دوستی تھی، لیکن داؤد سے منسوب ہونے کی وجہ سے وہ کم کم ہی اس کے قریب جاتی۔ لیکن داؤد نے ایسا کچھ بھی دل میں نہیں رکھا تھا۔ ماسٹر کرنے کے بعد اس سے اچھی جاب مل گئی۔ یوں تو عمر میں وہ درفشاں سے 8 سال بڑا تھا، لیکن پھر بھی اسے چچا کے فیصلے کے سامنے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ داؤد ایسا شخص ہے جسے صرف اپنے کریئر کی فکر تھی، جو اسے بیش بہا دولت بنانا چاہتا تھا اور اس کے بعد ایک پرآسائش زندگی جس میں سے کوئی فکر نہ ہو، اور ایسی زندگی سے پہلے اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ شگفتہ بیگم کبھی کبھی اس کے ساتھ اکھڑا اکھڑا لہجہ اختیار کر لیتی، لیکن زیادہ تر وہ کمپرومائز ہی کیا کرتی تھی، کیونکہ ان کی اولادیں اور ان کے شوہر کو اس لڑکی سے خاص لگاؤ تھا، اس لیے وہ کبھی بھی اس کے خلاف انہیں بولنے نہیں دیتے تھے، اور اگر کبھی وہ کوئی کڑوی بات کر لیتی تو وہ بھی خاموشی اختیار کر لیتی۔ ابھی یونیورسٹی ایڈمیشن لینے کی بات آئی تو بھی شگفتہ بیگم نے اعتراض کیا تھا، لیکن سکندر صاحب نے ان کی ایک نہیں سنی اور اپنی بھتیجی کے ساتھ جم کر کھڑے رہے۔ محدود وسائل میں بھی وہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے اور وہ بھی اپنے چچا سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اپنے بالوں کو سلجھا کر اس نے ایک نظر آئینے میں ڈال کر اپنی کتابوں کو اٹھا لیا۔ داؤد نے دروازے سے جھانکا تھا۔ آپ بھی جاؤ محترمہ، مجھے آفس سے لیٹ ہو جائے گی۔ وہ شاید کسی بات پر تیار ہوا تھا اور ایک نظر داؤد کے چہرے پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ داؤد کی جلد بازی میں وہ ناشتہ بھی نہیں کر پائی اور پورا راستہ ہی داؤد بس بڑبڑاتا آیا، اگر تمہاری وجہ سے یہ جاب میرے ہاتھ سے نکل گئی تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ بس چپ چاپ بائک پر بیٹھی اس کی باتوں کو سنتی آئی۔ داؤد ایسے ہی غصے کا تیز تھا، پیسوں کے معاملے پر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر اسے اتار کر وہ بھگ سے اپنی بائک لے کر وہاں سے چلا گیا اور دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال کر وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی دوست کومل نے بھی وہیں ایڈمیشن لیا تھا اور اب وہ قدرے بے فکر تھی۔ کل جب کومل کی ہی زبانی سے علم ہوا کہ ضیاء صاحب وہ نہیں جنہوں نے
अंदर वो प्रपोज कर आई है, बल्कि कोई और है। तो एक दफा तो इसके हाथ पांव फूल गए और फिर इसने शुक्र भी किया था ये कम से कम इस अजनबी शख्स के सामने रेपुटेशन खराब नहीं हुई, लेकिन सर के सामने वो ये उल्टा सीधा बोलने से बच गई थी। कल का वाकया जहन से महव करते हुए इसने खुद को उलझा लिया, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि जिस शख्स ने सामने वो गोहर फशाई कर चुकी है, वो ना ही इसे फरामोश कर पाया और ना ही कभी इसे खुद को फरामोश करने देगा। इसकी जिंदगी का एक ऐसे बाप का आगाज हो चुका था जो इसके लिए एक तूफान के बराबर था, जो इसकी जिंदगी की पूरी काया ही पलट सकता था। घड़ी ने 12 बजने का संदेशा दिया और इसने करवट बदलकर अपनी खुमार आलूद आंखों को खोलकर इस पुरसकून कमरे को देखा था, जिसकी हर चीज ही मुकाबिल के ज़ौक़ को बयान कर रही थी। शाहाना अंदाज में इस शाही कमरे में लेटा हुआ शख्स भी अपने वक्त का शहजादा मालूम हो रहा था। अपने बालों को उंगलियों में दबोच कर इसने सरदर्द को कम करने की कोशिश की। रात देर तक वो पार्टी में रहा और फिर वहां से निकलते निकलते भी काफी देर हो चुकी थी। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो धड़कते हुए जिस्म इसके लिए दिलचस्पी का बायस नहीं बने। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो रात इसे मजीद बेचैन करती गई, और इस बेचैनी का सबब वही लड़की थी, वही लड़की जिस पर इसे बेवजह गुस्सा भी आता रहा। वो शमशेर खान था। मोहब्बत खुद चलकर इसके कदमों से लिपट जाने वाली थी, लेकिन यहाँ सारा मामला ही उल्ट हो गया। फ्रेश होकर जब तक वो बाहर आया, उसकी भाप उड़ाती कॉफी उसके कमरे में पहुंचा दी गई। भाप उड़ाती कॉफी को लबों से लगाकर इसने जामी को बुला लिया और बोतल के जिन की तरह जामी हाजिर हुआ था। इसने बस एक नजर जामी को देखा था और फिर पुरसकून होकर कॉफी के सिप लेता रहा। दुर्फिशा एक मतवस्त तबके से ताल्लुक रखती थी। उम्र 22 साल, वालिद की डेथ हो चुकी और अपने चचा की जेरे सरपरस्ती है। इसके अलावा कुछ खाली कप को इसने टेबल पर रखते हुए सोफे के साथ टेक लगा ली। इसके अलावा वो कुछ खास नहीं जो आपके सामने बयान किया जाए। जामी चंद कदमों के फासलों पर सर झुकाए खड़ा था। तुम आज के बाद इस पर गहरी नजर रखोगे। इसके पल पल की खबर मुझे मिलनी चाहिए। जो हुक्म साईं। सर झुकाते हुए इसकी बात को तस्लीम करते हुए जामी ने दिन भर का शेड्यूल इसके सामने रख दिया। सुर्ख तिमतिमाते हुए चेहरे के साथ वो बाहर निकली। कोमल चंद कदमों के फासले पर चल रही थी। अपनी आंखों को छोटा किए वो शायद दाऊद की तलाश में थी और थोड़े फासले पर खड़ी गाड़ी में आराम से बैठे हुए शख्स की नजरें इस पर जम सी गईं। वो इतनी बारीक बीनी से जायजा ले रहा था कि वो एक लम्हे के लिए इसकी नजरों से दूर नहीं हटी। यूं तो करीबी रेस्टोरेंट में वो किसी से मुलाकात करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ से इससे ऐसे ही जाना इसे अच्छा नहीं लगा और यूनिवर्सिटी के गेट पर वो सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए आया। वो बड़ी दिलचस्पी से इसके चेहरे पर फैली हुई बेसकूनी को देखता रहा, जब तक कि वो मोटरसाइकिल सवार शख्स इसके करीब नहीं आया। फूले हुए चेहरे के साथ इसने काटदार नजरों से इस शख्स को देखा और वो नौजवान हल्का सा मुस्कुराया था। इसने पलटकर जामी को देखा। आंखों में इस वक्त सुर्खी उतरी थी। दाऊद सिकंदर इनके चचा सिकंदर का बड़ा बेटा। जामी की नाकस इन्फॉर्मेशन पर तो वो इसके बाद में निपटने वाला था, लेकिन इस वक्त तने हुए जबड़े और फूली हुई रगों के साथ वो सिर्फ इस शख्स पर नजरें जमाए हुए था, जो हल्का हल्का मुस्कुरा कर न जाने इससे क्या बात कर रहा था। दूर खड़े दाऊद सिकंदर को मालूम ही नहीं था कि वो किसी की जहरीली नजरों की जद में है। वो तो बस सुबह के रवैये की वजह से इसे माजत करा था, और वह सिर्फ इसे जता रही थी कि सिर्फ इसकी जल्दबाजी की वजह से इसे दिन भर भूखा रहना पड़ा। दाऊद की नजरों में इसका नाराज नाराज सा चेहरा था, जो इसके लिए मुस्कुराहट की वजह बन रहा था। लेकिन शमशेर खान का दिल शिद्दत से चाह रहा था कि वो इस मुस्कुराते हुए शख्स की मुस्कुराहट नोच ले या फिर इसके चेहरे को शिद्दत से मसख दे। अच्छा ठीक है, सिर्फ 2 मिनट यही मेरा इंतजार करो, मैं वहां से तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ और फिर घर चलेंगे, ठीक है? दाऊद ने दीदा दलेरी दिखाई और वो कंधे उछलकर मुस्कुराती हुई थोड़ा दूर हो गई। वो बाइक बढ़ाकर आइसक्रीम शॉप की जाने बढ़ा था और तभी इसने जामी को इशारा किया। गाड़ी इसके करीब से करीब आती चली गई। वो यहाँ इस मकसद के लिए नहीं आया था, लेकिन इस लड़की को किसी और के इतना करीब देखकर जो आग इसके वजूद में फैली थी, वो यूं ही ठंडी होने वाली नहीं थी। वो अगर तड़प रहा था तो इसकी तड़प का अंदाजा इस हसीन चेहरे वाली लड़की को भी होना चाहिए था। इसके नाम की बेचैनी इसके हसीन आंखों में भी फैलनी चाहिए थी,
और अगले लम्हे किसी ने खींचकर इसके बाजों को पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। वो चीख भी नहीं पाई। मुकाबिल की पकड़ इतनी सख्त थी कि साथ खड़े स्टूडेंट्स भी शायद अंदाजा नहीं लगा पाए होंगे। ये सब कुछ लम्हे भर में हो गया। जामी गाड़ी बढ़ाकर आगे चला गया और तब इसने खौफजदा नजरें घुमाकर अपने करीब मौजूद इस शख्स को देखा था जिसकी खुशबू पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले चुकी थी। वो इसके करीब बैठा था, बेतहाशा करीब। दिलचस्पी से इसकी सहमी हुई नजरों को देखकर इसने अपना हाथ हटा लिया। गाड़ी के शीशों पर स्याह पर्दे पड़े हुए थे। वो गड़बड़ा कर दूर होने लगी। खुद को दूसरी इन सीट पर खींचकर इसने अपने और उस शख्स के दरमियान अच्छा खासा फासला पैदा कर लिया था और अब पूरी तरह पलटते हुए खौफजदा नजरों से इसे देख रही थी। इसका पूरा वजूद कांप रहा था। चेहरे की रंगत सुर्ख थी और दुपट्टा सर से उतरकर कंधों पर आ गिरा। इसने कांपते हुए हाथों से अपने दुपट्टे को दबोचा। कौन है आप? इसके हसीन चेहरे को पहचानते हुए न जाने कितनी देर तो वो बोलने के काबिल ही नहीं हुई और मुकाबिल की दिलचस्पी फैली हुई मुस्कुराहट ने इसे बेजुबान की। और फिर जब इसने अपने इसके मुतालिक सवाल पूछा तो वो मजीद गहराई से मुस्कुरा दिया। जामी ने गाड़ी किसी मखसूस मुकाम पर रोक दी थी। वो चीखना चिल्लाना चाहती थी लेकिन इसकी जुबान यूं गंग हुई कि वो बोलने के काबिल ही नहीं रही। छोड़े मुझे, जाने दे यहां से, वो चीखने लगी। इसकी आंखों से आंसू उबल उबल कर गिरे। जब इसने नरमी से इसके हाथ को थामना चाहा और वो डरते हुए अपने हाथ को अपनी पुश्त पर छुपा गई। मैं शमशेर खान हूं, वही शमशीर जिससे कल आप पूरे दिल से प्रपोज कर चुकी हैं और इसका दिल धक से रह गया। वो तो कल के वाक़े को फरामोश कर चुकी थी लेकिन ये इसकी स्याह तकदीर बन जाना था। इसे इस बात का तो अंदाजा ही नहीं था। अपने दिल को हलक में आकर धड़कने से रोकने के लिए इसने जल्दी से शमशेर खान के सामने हाथ जोड़ लिए थे। वो सिर्फ रेकिंग थी। मैं आपको नहीं जानती, खुदा का वास्ता है मुझे छोड़े, जाने दे मुझे यहां से। इसकी आवाज ऊंची होने लगी जब इसने अपने करीब खींचकर इसके लबों पर उंगली जमा दी। जिस लड़के के साथ तुम खड़ी थी वो कौन है? वो जो इसकी गिरफ्त और इसकी कुर्बत पर ही हलकान उठ चुकी थी। इस हसीन और मगरूर शख्स के ठंडे ठार लहजे में किए गए सवाल पर मजीद कांपने लगी। दाऊद। इसने बस दाऊद का नाम बताया था, कोई रिश्ता नहीं, कोई वजाहतें नहीं। और वो हल्का सा बदमजा होकर मुस्कुराया। मुझे अच्छा लगता अगर तुम इसे दाऊद भाई कहती। वो तुमसे बड़ा है, तुम्हारे चचा का बेटा है, सो तुम्हारे लिए बेहतर है कि इसे दाऊद भाई को। वो अभी तक इसके बाजों को पकड़े हुए था और दूल्हे फिशा का चेहरा शिद्दत जज्बात से दहकने लगा। इसने अपने बाजों को खींचते हुए इस शख्स की गिरफ्त से आजाद करवाया था। नहीं है, वो मेरा भाई नहीं। मैं इसके नाम से मंसूब हूं और जल्द हमारी शादी होने वाली है। आप जैसे आवारा लोग और सख्त हाथ की गिरफ्त इसकी गर्दन को दबोच चुके थे। तुम्हारे नाम के साथ सिर्फ शमशेर खान का नाम ही अच्छा लगता है। तुम्हारी ये जुर्रत काबिल दीद है, लेकिन आज के बाद अगर ऐसी जुर्रत दिखाई तो इस गर्दन को तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा। वो इसे धमकी दे रहा था। इसके सामने अपने प्यार की वजाहत किस रंग से दे रहा था ये इसे अंदाजा नहीं था। इसकी आंखों से आंसू टूटकर गिरते रहे, रुखसार भीगने लगे और दिल धड़कता रहा। खुदा का वास्ता है मुझे वापस छोड़ आए। क्यों मेरी इज्जत का तमाशा बनवा रहे हैं आप? मैं नहीं जानती आपको। कौन है आप? मुझे नहीं जानना किसी शमशेर खान को। वो अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचकर बोली। इस वक्त वो खौफ और दुख की इंतहा पर थी। वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी जिससे इसके चचा का नुकसान हो, ऐसा कुछ जो इसके लिए खसारे का बायस बन जाए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दें। मैं नहीं जानती कि आप क्यों किस गलाजत की तरह मुझे बदनाम करने पर तुले हैं। इसने बेतहाशा हिम्मत दिखाई थी। बात जब इसकी इज्जत और किरदार पर आकर रुकी तो इसे खामोश नहीं रहना था। इसे मालूम था कि दाऊद के अलावा वो कोई नाम है इसके लिए हो ही नहीं सकता। ये इसके बाप की चाह थी, ये इसके चचा का इंतखाब था। वो चचा जिसने इसे अपनी पनाह में रखा था, जिसकी हिफाजत में वो पली बढ़ी, और अब इन लोगों से बगावत और गद्दारी नामुमकिन थी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जाने दूंगा तुम्हें, लेकिन याद रखना तुम्हारे लबों पर सिर्फ शमशेर खान का नाम अच्छा लगता है। तुम्हारी आंखों में सिर्फ मेरा अक्स होना चाहिए और कुछ भी नहीं, समझी तुम? वो इतनी शिद्दत से धाड़ा कि ना सिर्फ इसका बल्कि ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई जामी का भी दिल उछल गया। इस लड़की की दिलेरी थी जो उसके गुस्से को हवा दे रही थी, वरना आज तक इतनी जसारत करने वाला इसके सामने अपने पैरों पर टिका नहीं रहा।
इसने जामी को इशारा किया। जामी ने गाड़ी को मोड़ दिया था। अपने चचा के घर से दूर जरा फासले पर इसे उतार दिया गया। अपने वजूद को घसीटती वो फौरन दूर हुई और देर तक इस जाती हुई गाड़ी को देखती रही थी, जो इसके लिए यूं थी जैसे किसी लाइलाज मर्ज में मुब्तला शख्स के लिए इसके सामने पड़ी हुई पॉजिटिव रिपोर्ट्स हों, जिसे देख लेने के बाद इसे यकीन हो जाए कि वो अब मरने के करीब है। अगर जी भी पाया तो सिर्फ मौत के इंतजार में, जो इसे हर सूरत घेरने के लिए आ जाएगी। बेतहाशा जर्द रंगत के साथ अपने कांपते हुए वजूद को संभाले वो घर में दाखिल हुई। इसे नहीं मालूम था कि दाऊद ने घर आकर बताया होगा, इसे ना पाकर इसने कितना ढूंढा होगा, इसे कौन से जवाब देने पड़ेंगे। वो बस कांपते हुए दिल के साथ घर में दाखिल हुई। गहरा सन्नाटा था। शायद दाऊद वापस आ चुका था। चचा दुकान पर थे। सहरिश कॉलेज से वापस नहीं आई। वो सीधा अपने कमरे में आ गई। वो कमरा जो सहरी और इसका मुश्तरका कमरा था। इन सब से तो वो बाद में निपट लेगी, अभी इसे अपने दिल को संभालना था। बेड पर बैठते हुए घुटनों पर सर रखकर वो रो पड़ी। इसका वजूद कांप रहा था, दिल अंदेशों में मुब्तला था। कौन था वो शख्स जो इस पर यूं पहरे लगाए बैठा था? कल तक वो इसके घर की दहलीज तक आ जाता, चचा को मालूम हो जाता, इसकी बदनामी की खबर पूरे इलाके में फैल जाती तो। और इसे तो आगे कुछ भी नहीं था। कुछ देर तक सब लोग इकट्ठे होने वाले थे। इसने जाकर अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे, खुद को समझा बुझाकर थोड़ा संभाला, कपड़े तब्दील किए और इस वक्त वो कमरे से बाहर आई जब दाऊद सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रहा था। वो अभी तक परेशानी में मुब्तला था। इसे देखकर वहीं जमकर खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर सख्त तासुरात फैले। ये कोई तरीका है और गुस्सा जाहिर करने का? तुम खुद ही घर वापस आ गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं। इसके दिल में कुछ सकून फैल गया। चची दान ने भी किचन से बाहर झांका था। मैंने तो पहले ही तुम्हारे बाबा से कह दिया था कि इसे आवारा गिरिदों की इजाजत ना दे, और वो इनकी सख्त बातें, इसका दिल पहले ही दुखा हुआ था। चुपचाप सर थाम कर वो सोफे पर बैठ गई। इस पर एक नजर डालती वो अपने कमरे में चली गई थी। जब दाऊद इसके जाने बढ़ा, सुनो परेशान ना हुआ करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे बताओ अपसेट क्यों? क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? अब इससे क्या बताती कि वो तो खुद से नाराज हुई बैठी है। इसने नफी में सर हिला दिया। दाऊद ने मुस्कुराते हुए इसका फूला हुआ गाल खींचा। सुर्ख चेहरे के साथ मुबह मुस्कुराते हुए सर झुका गई। तुम्हारे चेहरे पर रंग बड़े खूबसूरत लगते हैं। कभी फुर्सत मिली तो जी भर के देखूंगा मैं। वो हल्का सा झुककर सरगोशी करते हुए दूर हो गया। इसे धड़कते हुए दिल से इधर उधर देखा। कभी कभार वो शख्स कोई भी ऐसी बात करता तो इसे मुश्किल में डाल देता। ज्यादातर वो संजीदा मजाज और उखड़े मजाज के साथ रहा करता, लेकिन कभी कभार वो चलते फिरते इसे सताइशी नजरों से देखते हुए कुछ कह देता और फिर वो घंटों सुर्ख होती। न जाने मुकद्दर इसके हक में क्या लिखने वाला था, न जाने इसे इस शख्स का साथ मैसर था भी या नहीं। सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर वो बैठी सोचती रह गई। इस रोज के बाद इसने दोबारा इस शख्स की शक्ल नहीं देखी थी। एक हफ्ता होने को आया था, लेकिन इसने कभी अपने इर्द गिर्द शमशेर खान को देखा और ना इसके मुतालिक कोई इशारा। अब इसका दिल कुछ मुतमईन होने लगा। इसे लगा था ये बस एक बुरा ख्याल था, कोई बुरा ख्वाब, किसी आवारा शख्स का बिगड़ा हुआ ज़हनी तवाज़ुन जो इसे खौफ में मुब्तला करने के बाद गायब हो गया। इसने इतना भी नहीं सोच लेना चाहिए था कि इस शख्स को इसे अपने हवासों से झटकते हुए वो कुछ मुतमईन होने लगा। यूनिवर्सिटी में अब इसका दिल लगने लगा था। ये जिंदगी हसीन थी, सब कुछ नया और मुनफरिद, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि वो जितना इसे खुद से लाताल्लुक समझ रही है, वो इतना इस पर अपनी नजरों के पहरे बिछाए बैठा है। ऐसा कोई दिन नहीं जब इसने इस लड़की को नहीं देखा हो। किसी न किसी रूप में कहीं न कभी वो इसे देखने आ जाया करता और यूं इसका दिन इत्मीनान से गुजर जाता। जामी अपने खान के पागलपन पर हैरान था। अपना सकून, चैन, इत्मीनान सब कुछ एक लड़की के लिए गारत कर देने वाला शमशेर खान इसने दिनों में बदलते हुए देख लिया। वो बात बे बात पर मुस्कुरा दिया करता और यही तो मोहब्बत का आगाज होता है। इस रोज वो अपने कमरे में बैठी नोट्स बना रही थी। तैमूर और सहरिश कुछ देर ही घूमने फिरने के लिए घर से निकले थे। दाऊद ने आहिस्तगी से दस्तक दी और फिर कमरे में चल आया। हर वक्त मसरूफ रहा करती हो कजन, कभी हमें भी टाइम दे दो। वो शोख लहजे में बात कर रहा था। नोट साइड पे करते हुए वो इसे देखकर मुस्कुरा दी। जैसे आप तो सारा दिन मेरी बातें सुनने के लिए बैठे ना।
वो जैसे हल्का सा शिकवा कर गई। दाऊद न जाने कितनी देर इसके चेहरे को देखता रहा। इसे अजीब लगा था, आज से पहले दाऊद ने कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। हम तो सारी उम्र आपकी बातें सुन लें और आपको वक्त देने के लिए मखसूस हो चुके हैं मोहतरमा, ये गिला तो नाजायज है। बिस्तर पर कोहनी टिकाए वो आरामदेह हालत में था। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए सर झुका गई। तुम्हें ये खबर देने आया था कि मेरी प्रमोशन हो गई है। इसने आंखें फैलाकर दाऊद को देखा। सच्ची? इतनी बड़ी खबर आप इतने बोझल तरीके से दे रहे हैं? अरे नहीं नहीं कजन, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूं कि कल तुम्हें लंच पर लेकर जाऊं। कल तैयार रहना, तुम्हें यूं ही पिक कर लूंगा। पहले भी कभी कभार दाऊद इसे ट्रीट दे दिया करता। इसका मनपसंद खाना खिला देता या खास मौकों पर इसके साथ घूमने के लिए चला जाता। सहरी शोर तैमूर भी। इसके सवाल पर दाऊद ने नफी में सर हिला दिया। कोई भी नहीं, सिर्फ मैं और तुम। कल मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम इसके मुतालिक किसी को भी नहीं बताओगी, ओके? अजीब से लहजे में कहते हुए दाऊद ने इसकी आंखों में देखा और इसने फौरन इस बात में सर हिला दिया। ठीक है। दिल धड़का था लेकिन वो मुतमईन थी। वो दाऊद से मंसूब थी, वो इसका मंगेतर था। इसके घर में रहती थी, एक अरसा हो चुका था इन्हें एक साथ रहते हुए। इसे कम से कम दाऊद से बदगुमान नहीं होना चाहिए था। मुस्कुराते हुए इसके गाल थपथपाकर वो कमरे से निकल गया और वो देर तक इसके मुतालिक सोचती रही। खुदा जाने वो शख्स कहाँ गायब हो चुका था जो किसी आंधी तूफान की तरह इसकी जिंदगी में आया, इसे धमकियों से नवाज कर फिर उल्टे कदमों इसकी जिंदगी से निकल गया। कितना अजीब शख्स था। वो सर झटक कर इसने दोबारा अपने दिमाग को पढ़ाई की जानिब रागिब कर लिया, ये जाने बगैर कि कल का दिन इसके लिए कौन सी कयामत लेकर आने वाला था। कल जो कुछ वो जानने वाली थी वो इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंकशाफ था, जिसके बाद इसकी पूरी जिंदगी बदल कर रह जाती। रेस्टोरेंट के इस कोने में भीड़ कम थी। कुछ देर तो दाऊद इसके पास बैठा रहा और फिर वो किसी जरूरी कॉल का कहकर 1-2 मिनट के लिए वहां से उठ गया। पीच कलर के हल्के फुल्के लिबास में खूबसूरती से सजाया गया दुपट्टा, चेहरे के अतराफ में पड़ी लटें जो इसके हसीन चेहरे को और मासूम बना रही थी। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें जिनमें अजीब सी चमक थी। सुर्ख रुखसार और गुलाबी होंठ इस नाजुक सी गुड़िया के अंदाजो अतवार ही दिल छू लेने वाले थे। शीशे की दीवार के पार यूं लग रहा था जैसे दाऊद किसी का मुंतजर हो। इसकी नजरें दाऊद पर जमी थीं और चंद कदमों के फासले पर गाड़ी आकर रुकी। गालबन ये पार्किंग एरिया था जो यहां से वाज़ेह नजर आ रहा था। गाड़ी से निकलने वाले शख्स को देखकर वो धक से रह गई। डार्क ब्लू कलर की शलवार कमीज में स्याह रंग की शॉल को कंधों पर डाले वो पूरे ठाठ से उतरा। दाऊद ने पलट कर इसे देखा। वो मुस्कुरा भी नहीं पाया। वो हैरत ज़दा रह गई। दाऊद इसे कैसे जानता था? इसके दिल की धड़कन इतनी बेतरतीब हो रही थी कि इसकी सांस घुटने लगी। दाऊद का बातें करता हुआ अंदाज बता रहा था कि वो सामने खड़े मगरूर शहजादे से काफी मरूब नजर आ रहा है। और फिर इसने दाऊद के साथ ही इसे अंदर की जानिब बढ़ते देखा। इसके हाथ पांव कांपने लगे थे। वो दाऊद के साथ था। अगर दाऊद के सामने वो इसे कोई बात कह देता या दाऊद इसे लेकर यहाँ चला आता तो इसने धुंधली नजरों से इन दोनों को अपनी जाने बातें देखा था। वो दम साधे बैठी रही जब तक कि वो इसके करीब नहीं आए। वो बड़ी गहरी नजरों से इसका जायजा ले रहा था। वार्निंग देती हुई नजरें जो शायद इसे आगाह कर रही थी कि इसने मना किया था कि कम से कम वो शमशेर खान के नाम को फरामोश ना करे, लेकिन वो भूल गई। इसकी वार्निंग को भी याद नहीं रखा। इसने इस शख्स की आंखों से नजरें हटाकर दाऊद को देखा। दाऊद की आंखों में अजीब सी चमक थी। पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले वो अजीब अंदाज से खड़ा इसके चेहरे का जायजा ले रहा था। तुम्हारी मतलूबा रकम गाड़ी में है, जामी से वसूल कर लेना। इस पर अपनी नजरें गाड़े शमशेर खान ने अपने लबों को हिलाकर आहिस्तगी से कहा था। वो हैरतज़दा इन दोनों के चेहरे देखती रही। आई एम सॉरी कजन, लेकिन तुम तो जानती हो मुझे पैसों की कितनी जरूरत है अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए। आज के बाद तुम शमशेर खान की जेरे सरपरस्ती रहोगी। घर वालों को क्या बताना है वो मैं जानूं और मेरा काम। बस तुमने टेंशन नहीं लेनी। इससे अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। कांपते हुए वजूद के साथ वो उछलकर खड़ी हुई थी। ये क्या कह रहे हैं आप? दाऊद, मैं कजन हूं आपकी, आपके ताया की बेटी हूं। मुझे इस शख्स के हवाले करके जा रहे हैं आप?
इसे लगा था जैसे इसे सुनने में गलती हुई है। दाऊद इसे किसी के हवाले कैसे कर सकता था? वो दूर खड़ा तमाशबीन दिलचस्पी से तमाशा देखता रहा। अपनी पुश्त पर हाथ बांधे वो बस इन दोनों के चेहरों को देख रहा था। ज्यादा हंगामा करोगी तो मारी जाओगी। अब अगर यहां से पलट कर वापस भी आओगी तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आंखों पर चश्मा चढ़ाए दाऊद ने इससे गुर्रा कर कहा और फिर पलट कर सीने पर हाथ रखते हुए शमशेर खान के सामने हल्का सा झुका था। नवाजिश खान साहब, आपकी अमानत आपके हवाले, आज से हमारी राहें जुदा। वो पलटने लगा था। वो दाऊद की जानिब दौड़ी। रास्ते में वो शख्स हायल हो गया। वो इसके सीने से आ लगी थी। दाऊद, खुदा का वास्ता है दाऊद, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो इल्तिजा कर रही थी। इसे संभाल पाना आसान नहीं था। नरमी से इसकी गर्दन के करीब अपनी 2 उंगलियों को ले जाकर शमशेर खान ने इन्हें दुबा दिया। इसकी मखसूस रग दुबाने से वो कुछ ही लम्हों में इसके हाथों बिखरती चली गई और इसने किसी मताए हयात की तरह इसे संभाल लिया था। किस्मत इसके साथ बड़ी चालबाजी से खेल गई। इसे इस शख्स के हवाले कर दिया जिसे कल वो दाऊद सिकंदर के लिए ठुकरा कर आई थी। इसे दाऊद से कोई धुआंधार इश्क नहीं था। इसके चचा की इज्जत का सवाल था। बात इसके किरदार की थी और इससे बढ़कर इसे कुछ नहीं था। बेदार होने के बाद वो चंद लम्हे छत को घूरती रही। महल नुमा कमरे में जहाजी साइज बेड पर लेटी वो जाने कितने घंटों से गहरी नींद में थी। दिमाग में सारे ख्यालात उमड़ उमड़ कर इससे बेताब करने लगे। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। इसे हैरत हुई थी, क्या यहाँ इसे शमशेर खान लेकर आया था? इस सवाल का जवाब वाज़ेह था। आखिरी बार वो इसी के सामने थी। जल्दी से दरवाजे की जानिब लपकी और वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। खुशामदीद दुरेजान। इसके हसीन चेहरे को देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया। ये मुझे कहाँ लेकर आए हैं शमशेर? खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दें। दाऊद को बुलाएं। मेरे चचा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो इसे इल्तिजा कर रही थी। बेतहाशा टूटा हुआ लहजा, टूटी हुई आंखें, जैसे वो खुद से हार गई हो। इसने नरमी से इसके बाजों को पकड़कर इसे अपनी जानिब खींच लिया था। तुमने हर एक की मोहब्बत को आजमा लिया। एक मौका तो शमशेर खान को भी दे दो, सिर्फ एक बार। वो खुद मुल्तजी नजरों से इसे देख रहा था। अगर दाऊद सिकंदर मुझे बेचने वाला है तो आप मुझे खरीदने वाले हैं। दाऊद को उकसाने वाले। वो हद से ज्यादा बदगुमान थी। मैंने दाऊद को नहीं उकसाया। आज वो मेरे हाथों बिका है, कल किसी और के हाथों बिक जाता। शुक्र करो कि तुम शमशेर खान के हाथों में हो। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मेरे चचा के पास जाना है। मुझे घर वापस जाना है, खुदा के लिए। वो हाथ जोड़ चुकी थी। वहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा गया। तैयार हो जाओ। कुछ ही देर के बाद हमारा निकाह है और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मैं वादा करता हूं, जो मुकाम खो गया है मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा। और इसने शमशेर के सीने पर हाथ रखकर इसे दूर धकेल दिया था। इज्जत माय फुट शमशेर खान। वो जो आपके लिए अपने पास नहीं है, मुझे कहां से लाकर देंगे? आप गुंडे मवाली लोगों की इज्जतों पर हाथ डालने वाले शख्स पर मैं कैसे यकीन कर लूं कि वो मुझे इज्जत देगा? सुर्ख चेहरे के साथ इसे मुस्कुराती हुई नजरों से देखकर शमशेर खान ने घुमाते हुए इसका रुख अपनी जाने मोड़ लिया था। इस शख्स के बाजू में वो धड़कते हुए दिल को संभाले खड़ी थी। इसकी गिरफ्त जानलेवा थी। इसकी गुर्बत हलकान कर देने वाली थी। इज्जतदार लोग निकाह की बात करते हैं और मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, वरना इस वक्त तुम मेरी दस्तरस में हो। चाहो तो इसने दानिस्ता तौर पर अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। वो काम कर रह गई। नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो चंद कदम दूर हुआ था। तैयार हो जाओ, कुछ ही देर तक काजी साहब तुमसे रजामंदी जांचने के लिए आएंगे। वो कमरे से बाहर निकल गया। वो नहीं जानती थी इस पर क्या गुजरी एक खामोशी ने इसके लबों को सी दिया। वो शख्स जो कुछ कह रहा था वो हकीकत थी और हकीकत को तस्लीम करने में कोई मुजायका नहीं। काजी साहब ने इसे रजामंदी तलब की। इसने इस्पात में सर हिला दिया। निकाह नामे पर दस्तखत घसीटते हुए खुद को इस शख्स के हवाले कर दिया था जिसके लिए दिल में कोई जज्बा नहीं था। वो इस बात की भी कसूरवार थी कि शमशेर खान को इससे मोहब्बत हुई और सारे खसारे इसके हिस्से में आ गए। खाना इसके कमरे में पहुंचा दिया गया। वो सुबह से भूखी थी, सर चकरा रहा था। छन्न वाले इसने निगलते हुए हल्क से उतारे। रह रह कर इसे सारे ख्याल सताए जा रहे थे।
दाऊद ने वहां जाकर क्या कहा होगा, इसके चचा की क्या हालत थी, और इससे आगे बेबसी के अलावा इसके पास कुछ नहीं था। रात के सन्नाटे में वो कमरे में दाखिल हुआ। वो सो नहीं पाई, बस खदशात के जेरे असर जागती रही। इसकी जागी जागी मखमूर आंखों को देखता हुआ वो किसी एहसास के जेरे असर इसके करीब चला आया। वो इसके निकाह में थी, अब इसकी बीवी के दर्जे पर फाइज थी। वो इसे पा चुका था। नरमी से लबों का कोना खींचते हुए वो मुस्कुराया और वो बस इसकी आंखों में देखती रही। जीत का जश्न आपके चेहरे से जाहिर हो रहा है शमशेर खान, लेकिन किसी की हार को अपनी जीत तस्वर करना दरअसल बहुत बड़ी हार होती है। वो इसे देखते हुए बिस्तर पर नीम दराज हो गया। मुझे लगा था आज हमारी गोल्डन नाइट है, मोहतरमा ने आज भी अपने शौहरे नामदार को लेक्चर देना था। वो नरमी से मुस्कुराते हुए इसका चेहरा देख रहा था। वो बस सर झटकते हुए इसके करीब से उठकर जाने लगी। जब शमशेर ने इसे खींचकर अपने करीब कर लिया, सांस रोके इसके चौड़े सीने पर गिरी, इस पर झुकी हुई थी। दिल कांप रहा था, पलकें लरसने लगी और चेहरा सुर्ख रंगों में डूब गया। मैं तुम्हें जीता नहीं, तुम्हें पा चुका हूं। इस रोज तुम्हें जीत जाऊंगा जिस रोज मेरी मोहब्बत अमर हो जाएगी, जिस रोज तुम खुद एतराफ करोगी कि तुम्हें शमशेर का वजूद चाहिए। ऐसा दिन नहीं आएगा शमशेर खान। और वो इसके दूबदू जवाब देने की आदत, वो बस इसे दाद देती नजरों से देखता रह जाता। इस मोहब्बत को मोहब्बत नहीं माना जाता मोहतरमा, जिस मोहब्बत में सिर्फ महबूब को पा लिया जाए। मैं तो महबूब को जीत लेने का कायल हूं। वो इतना इसके करीब था कि शमशेर की गर्म सांसें इसके चेहरे को झुलसा रही थी। इसके दिल की तेज धड़कन इसके वजूद में धड़कते हुए इसे सुर्ख कर रही थी। इसने फरार चाही मुकाबिल ने इसकी कमर पर हाथ जमाकर फरार के रास्तों को खत्म कर दिया। मैं इंतजार करूंगा दुर्रे जान, इस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा जिस रोज तो मेरी दस्तरस में आ जाओ। दुर्रे फिशा न जाने कितनी देर इस पागल दीवाने को देखती रही थी और फिर झटकते हुए इसे छोड़कर वहां से चली गई। वो चाय से जितने भी फासले बनाकर रखती थी, लेकिन वो फासलों को कायल नहीं था। हर रात इसे अपने बाजू पर सुलाता, अपने बेतहाशा करीब करते हुए हल्की फुल्की गुस्ताखियां करता रहता। पहले पहले इस शानदार महल में इसका दिल नहीं लगता था। वो इसकी गुस्ताखियों पर सुर्ख होकर बुखला जाती और वो इसे नरमी से समेटते हुए अपने करीब घसीट लेता। ना ही आज तक इसने अपने दरमियान मौजूद फासले को कम करने की कोशिश की और ना ही इसने सोचा था वो कभी कोशिश करेगी। हर वक्त इसका दिमाग एक ही जगह पर अटका रहता। पूरे इलाके में वो बदकिरदार मशहूर हो जाएगी। इस एक शख्स की वजह से इसकी इज्जत रायगा चली जाएगी। इसके चचा इसके लिए अजनबी बन गए और हर शाम इसे उदास कर दिया करती। इस रोज भी वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सोफे पर सर झुकाए बैठी थी। इस हवेली में आए हुए इसे एक हफ्ता हो चुका था और ऐसा कोई लम्हा नहीं था जब वो शख्स इसकी जात से गाफिल रहा हो। इसे अपने करीब खींचते हुए इस पर अपनी मोहब्बतें नछावर करता, लेकिन इसके एतराज को मद्देनजर रखते हुए दूरी इख्तियार कर लेता। आज हसीन चेहरा मुरझाया हुआ है, इसकी कोई खास वजह? वो इसके चेहरे को देखते हुए कह गया। खूबसूरत लिबास में वो दिलकश लग रही थी। इसे सर उठाकर शमशेर खान को देखा जिसका चेहरा परेशानी में डूबा हुआ था। शायद वो किसी मसले में फंसा था और पिछले 2 दिनों से शायद परेशानी के बावजूद भी इसे मुकम्मल टाइम दे रहा था। एक कैद में मौजूद चिड़िया को फड़फड़ाने की इजाजत ना हो तो इसे सहम कर एक कोने में ही दुबकना पड़ता है। वो इसकी जाने बढ़ा और बगैर किसी लिहाज के इसके सामने इसके कदमों में बैठ गया। इससे नरमी से दुरे फरशां के हाथ थाम रखे थे। जाना, ऐसी बातें करके मुझे तकलीफ ना दिया करो। ये घर और इस घर का मालिक दिलो जान से तुम्हारे हैं। ये सब कुछ तुम्हारा है। मैंने सब कुछ इस हसीन चिड़िया के नाम कर दिया और बस इसकी हसीन मुस्कुराहट को देखने के लिए बेताब हूं। दुरे फैशां की पलकें नम होने लगी थीं और वो इसके मजीद करीब हो गया। आंसू टूट कर इसके रुखसारों पर बह निकले और इस शख्स ने बड़ी जसारत करके इसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर इसके लिए रुखसारों पर बारी बारी लब रखकर इसके आंसुओं को लबों से चुन लिया था। मुझे चचा से मिलना है, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। वो शायद अजियत में थी। सुबह जामी तुम्हें ले जाएगा। फौरी जवाब आया। वो हैरत ज़दा नजरों से इसे देखती रह गई। इस शख्स ने चाहे इसकी कीमत अदा कर ली थी, चाहे इसे जिस तरह लेकर आया, लेकिन कभी इस पर यह सब कुछ जाहिर नहीं किया था। न जाने क्यों वो
جاتی تھی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ بن جائے جو اس کی شخصیت کا خاصہ ہے، جو اس پر جچتا ہے۔ اس حسین شخص کو کسی گنڈے موالی کے روپ میں دیکھنا اس سے پسند نہیں تھا۔ اپنی پلکیں جھکا کر وہ اٹھنے لگی اور اس نے کھینچ کر اس سے اپنی گود میں بیٹھا لیا تھا۔ اگر کبھی تمہیں مجھ سے دور رہنا پڑا تو؟ وہ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اس کا دل لمحے میں اداس ہو گیا۔ چاہنے کے باوجود وہ نہیں کہہ پائی تھی کہ وہ اسے مس کرے گی، اس شخص کی گستاخیوں کو یاد کرے گی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے عادت ہے اپنے ساتھ رہنے کی۔ ہاتھ چھڑا کر وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پلٹ کر اس شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ بے چینی سے اس کی اگلی صبح کا انتظار تھا اور صبح ناشتے کے بعد وہ تیار ہو گئی۔ یہ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں تھا۔ جامی سے لے کر ایک بار پھر ان راہوں پر جا رہا تھا جن راہوں سے وہ برسوں سے آشنا تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا استقبال کیسے کیا جائے گا، وہ لوگ اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں گے۔ اسے یقین تھا وہ کبھی بھی اسے خوش آمدید نہیں کہیں گے۔ دروازے کو دھکیلتے ہوئے اس میں اپنے دل کو تھام لیا۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں اسے سکندر صاحب بیٹھے نظر آ گئے۔ شاید ان کی طبیعت خراب تھی، شگفتہ بیگم انہیں دوا کھلا رہی تھی۔ وہ وہیں رک گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے چچا کا سامنا کرتی، اور پھر جو اس نے دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ سکندر صاحب حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بےتابی سے اس کے جانے بڑھے تھے اور سب بھول بھال کر وہ بھی ان کے سینے سے جا لگی۔ وہ رو رہی تھی اور وہ اسے اپنی شفقت بھری آغوش میں سمیٹ رہے تھے۔ میرا بچہ، میری جان، میری بیٹی۔ وہ خود بھی رو رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے وہ انہیں بوسے دیتی چلی گئی۔ آئی ایم سوری چاچو، مجھے معاف کر دیں چاچو۔ وہ بس سر جھکائے روئے جا رہی تھی۔ تیمور اور سہرش بھی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ وہ بھی اسے بےتابی سے دیکھ رہے تھے۔ سہرش آگے بڑھ کر اس سے ملی۔ اس نے شگفتہ بیگم کو خود ہی گلے لگا لیا۔ یہاں کر جو انکشاف اس پر ہوا تھا وہ انکشاف اسے حیرت میں ڈال گیا۔ سکندر صاحب نے داؤد کو الگ کر دیا تھا، نہ صرف اس گھر سے نکال دیا بلکہ اس کے ساتھ سارے تعلقات بھی ختم کر لیے۔ اس شخص نے دوسرے دن وہاں آ کر ان کو ساری بات بتا دی تھی، نہ صرف اپنے نکاح کے متعلق بلکہ داؤد کی ڈیل، اس کے پیسے لینا، ساری ویڈیو دیکھ کر وہ بے یقین بیٹھے رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے انہیں کہا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے کسی لڑکی کے ساتھ نکل گئی۔ کل سے ان کے گھر ماتم برپا تھا، اور اب یہ انکشاف۔ خدا جانتا تھا کہ وہ کس قدر اذیت میں تھے۔ اس روز انہوں نے پورے دل سے اس لڑکی سے معافی مانگی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے چچا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ شخص جہاں بھی ہے اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ ان سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ وقت گزار کر دوبارہ آنے کا وعدہ کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے۔ آنے سے پہلے وہ انہیں یقین دلا آئی تھی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور پھر پورا راستہ وہ شخص سے متعلق سوچتی رہی۔ وہ شخص کیا تھا؟ کوئی عاشق یا دیوانہ جس پر پہلی نظر کی محبت نے اتنا شدید وار کیا کہ وہ چاروں شانے چت ہو گیا۔ آج اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اسے اقرار محبت سن ہی لے گی، اسے پوچھ لے گی کہ آخر وہ ہے کیا، کوئی مسیحا، کوئی قابل محبت شخص، یا پھر کون؟ شام تک وہ اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ گھر نہیں آیا۔ اس رات بھی وہ پہلی مرتبہ حویلی واپس نہیں آیا تھا۔ اگلے دن سے اس نے جامی سے پوچھ لیا۔ جامی کے پاس بھی خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں چلا گیا بتائے بغیر۔ وہ سوال بار بار اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ جب اس شام اس نے کہا کہ اگر وہ کھو جائے تو کیا وہ اس کے بغیر رہ لے گی، اور اس نے بے دھڑک کہہ دیا کیوں نہیں۔ وہ 2 دن اس نے جس طرح گزارے تھے وہی جانتی تھی، نہ ہی اس شخص کا کوئی پیغام، نہ ہی کوئی بات۔ وہ ہر لمحہ اس کے دیکھنے کے لیے بےتاب رہا کرتی، ہر شام اس کے انتظار میں راہوں پر پل کر بچھا لیتی، اور وہ کہاں تھا؟ اس سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس کے نمبرز آف۔ اس نے جامی سے کہہ لیا وہ پولیس میں رپورٹ کروائے گی، اور اس شام اسے ایک وائس نوٹ ملا جس میں اس شخص نے بتایا تھا کہ وہ جامی کے ساتھ یہاں سے چلی جائے، وہاں جہاں جامی سے لے جائے، اور پھر وہ وہیں اس سے ملاقات کر لے گا۔ وہ اس شخص کی دنیا میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس خطہ ارض کا باسی ہے۔ جامی کے ساتھ اس نے رات کا سفر کیا تھا، اس سے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ کتنے گھنٹے ٹریول کرتی رہی، اسے کہاں پہنچنا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ بس فجر کے قریب اسے ایک فلیٹ میں پہنچا دیا گیا۔ جامی اپنی زبان سے کچھ بتاتا نہیں تھا، اس کے متعلق وہ کچھ جانتی نہیں تھی۔ وہاں بھی پورا دن اس نے گزار لیا اور وہی لاپتہ تھا جو
दुश्मन जान बन चुका था। इस रात वो देर तक इसके मुतालिक सोचती रही, तब तक जब तक ये नींद इसकी पलकों पर नहीं उतरी। न जाने इसे देखे बगैर कितने दिन बीत चुके थे, कितने घंटे वो हर रात इसकी खुशबू में लिपट कर सोने की आदी थी। रात का जाने कौन सा पहर था जब इसके पहलू से उड़ती हुई दिलफरीब खुशबू इसके नथनों से टकराई। किसी मेहरबान लम्स ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। बगैर आंखें खोले इसने इस हसीन सपने को महसूस करना चाहा। आंसू इसकी आंखों से टूटकर गिरने लगे, तब किसी ने खींचते हुए इसे अपने सीने पर लटा लिया था। वो आंखें खोलकर नीम अंधेरे में इस शख्स के चेहरे को देखने लगी, जिसके लम्स और वजूद को वो बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। शमशेर खान। इसके लबों ने हल्की सी सरगोशी की। जी दुरे जान। एक ठंडी सांस इसके सीने से खारिज हो गई। इसने सुकून से आंखें बंद करके सर इसके सीने पर टिका लिया। गोया एक मुद्दत हो चुकी थी जो इस शख्स की जुबान से सुने बगैर एक सुकून इसके जिस्म में सरायत करता चला गया। मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी मुझे इतना मिस करेगी। वो जरा शौक हुआ था, तब क्या होगा जब मैं वापस ना आने के लिए चला जाऊंगा। और इसने बेसाख्ता इसके लबों पर अपनी मखरूती उंगलियां जमा दी। वो नफी में सर हिलाते हुए इसकी उंगलियों में आंखों में देख रही थी, और ये शख्स इसके लिए एक नया और हसीन इंकशाफ था। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं तुम्हें छोड़कर, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि तुम्हें कुर्बानी देते हुए कई कई दिनों तक सब्र करना पड़ेगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हें सब कुछ बता कर जाऊंगा। आपके बगैर मेरा वजूद खाली है। शमशेर, वो हल्की सी सरगोशी में कह गई, और शमशेर ने अपने बराबर में इसे लटाते हुए इस पर साया किया था। बेसाख्ता इसके चेहरे पर अपने लब जमाते हुए वो इसे अपने बारे में बताता चला गया, और तब वो मजीद हैरत ज़दा रह गई। अंडरवर्ल्ड में अच्छा नाम और मुकाम रखने वाला शख्स एक खुफिया एजेंट था, मेजर शमशेर अफंदी, जिसे इस रूप में भी न जाने कितने लोगों से निपटना पड़ता। मुझे पहले बता देना होता। ख्वामखा मैं इस दुख में मुब्तला रही कि मेरा शौहर गुंडा है। वो हल्का से इसे देखकर मुस्कुराई, और इसने झुककर मुस्कुराते हुए लबों को अपनी दस्तरस में ले लिया। वो इस पर अपनी शिद्दतें लुटाया जा रहा था, और वो मसरूर सी अपनी आंखें मूंद गई। परवरदिगार के फैसले बहुत बेहतरीन होते हैं, इसने तस्लीम कर लिया। इसके लबों से इसकी गर्दन तक का सफर करते हुए वो इसे सिमट जाने पर मजबूर कर गया। इसके खुले आबशारों जैसे बालों की खुशबू अपने वजूद में उतारते हुए वो बेबस किए जा रहा था। मैंने तुम्हें कहा था, एक रोज मैं तुम्हें जीत लूंगा। एक दिन आएगा जब तुम खुद मेरी दस्तरस में आ जाओगी। वो हल्की सरगोशियों से इसे मोतबर किए जा रहा था। रात कतरा कतरा भीग गई थी, और वो दोनों एक दूसरे में गुम होते जा रहे थे। जिंदगी एक नई शुरुआत के लिए बेताब थी, और ये शुरुआत बिलाशुबा हसीन थी।